उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और हम सबको अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। आज 27वीं रोज़े की शब है और मैं एक इल्तमास ज़रूर करना चाहता हूँ अपने सभी देखने वालों को, चाहने वालों को, क्रिकेट के फैंस को। एक तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए आपने दुआ करनी है ज़ोर शोर से, बिकॉज दैट्स वन थिंग दैट वी कैन डू ऑब्वियसली, क्योंकि कल का जो हमारा प्रोग्राम था, मैं इससे पहले सेट से कभी इतना कंफ्यूज नहीं किया। कम से कम कोई एक आइडिया जरूर लेके जाता था कि अच्छा यार अगर ये चीजें हो जाएंगी, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कल एक ऐसा दिन था जो मुझे ये लगा कि यार शायद ना हमारी डायरेक्शन सेट हो पा रही है, ना हम उन लड़कों को पिक कर पा रहे हैं जिन लड़कों को पिक करना था, ना उनको इतना मौका मिल रहा है जो पिक हो रहे हैं कि वो अपना मेटल प्रूव कर सकें। बट हैविंग सेड सो, आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई वुड वांट टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट टुडे एज वेल, बिकॉज पीएसएल का 10वां सीजन जो है उसका आगाज होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़े बड़े नाम जो है क्रिकेट फ्रेटर्निटी से वो फीचर करेंगे। मेड बी केन विलियमसन, मेड बी डेविड वार्नर, यू नो, फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, सच अमेजिंग प्लेयर्स टू काइंड ऑफ कम ओवर हियर एंड प्ले एंड एग्जिबिट देयर टैलेंट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो यहाँ से सीखना चाहते हैं और सीखना चाहिए भी। मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात जरा पीएसएल के हवाले से करेंगे, फिर एक और बहुत ही बड़ी खबर है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले खवातीनो हज़रात, the very handsome, the very charming, you know, always very effortless, you know, with his words, you know, to communicate, बात बड़ी खूबसूरत अंदाज से समझाते हैं और ऐसा लगता है कि यू नो कि इतनी अच्छी तरबियत वाले इंसान कम मिलते होंगे आपको जिंदगी में। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। ऐसे शीशे में उतार देता मुझे, ऐसे 18वें फ्लोर पे ले जाते, फिर मैं से नीचे आया नहीं जाता। आप जो है वो इसी तारीफ की माशाल्लाह का तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, बट यू आर ट्रू जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो अभी तक का सफर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो आज थोड़ा वक्त है, मैं बता भी देता हूँ अगले मेहमान पे जाने से पहले कि शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि बाजिद भाई बहुत सीरियस इंसान है, इनका एक तखल्लुस है कि ऐसे नहीं होता। तो कोई भी बात मैं इनसे प्रोग्राम के दौरान करता था या ऑफर करता था तो ये मुझे कहते ऐसे नहीं होता। तो मुझे लगता था यार पता नहीं है हर वक्त गुस्से में रहते हैं या खफा रहते हैं, इनका मसला क्या है। तो मैंने एक और इंसान से मशवरा किया, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। उस इंसान ने मुझे बताया कि आप शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इनका जो एटीट्यूड और वो बिहेवियर है वो ऐसा ही है। इनका ह्यूमर थोड़ा ड्राई है, जरा गोरा ह्यूमर है। तो इसी के साथ मैं जरा उस शख्स को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। लॉट ऑफ एक्colades फॉर पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट जस्ट दैट, यू नो, WODIs में और WT20s में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत करती रही, मतलब ऑल राउंड परफॉर्मेंस ही दी है इन्होंने। और जितना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए खेलती रही हैं, इन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ आज मौजूद है फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान WT20s इंटरनेशनल एंड दी WODIs, शी इज मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी बात यह कि आपको अच्छी बात याद भी रही है, और तजाद की बात यह है कि खाने इनको सारे देसी पसंद है, ह्यूमर इनका वलैती है। इस पे यार आप कोई हल्का से कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। क्या मतलब? किधर आप यार आपने कोई अभी आपने खुद का वेल राउंडेड पर्सनालिटी, तो वो ऐसी ही होती है ना। वो सना के बारे में कहा था। अच्छा, गलत सुन गया शायद। वही मैं कह रहा हूँ, 18वें फ्लोर से नीचे आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, अच्छा कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। यू नो, PSL सीजन 10 और इसके बाद ऑब्वियसली दोबारा बिडिंग में जाएंगे, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। और 11 अप्रैल से गालिबन जो है इसका आगाज होगा रावलपिंडी से 18 मई तक। हाउ डू यू सी PSL 10 टेकिंग प्लेस? सबसे पहले जो सबसे बड़ा इसमें जो मुझे ऐसे लगेगा सबसे बड़ा जो है वो, क्योंकि हम इस दफ़ा IPL से क्लैश कर रहे हैं, तो राइवलरी, मुझे लगता है कि राइवलरी बढ़ेगी। अभी से ही 2-4 प्लेयर्स ऐसे जो PSL में पिक हुए थे वो छोड़ के IPL में चले गए हैं। बट आई थिंक क्योंकि मतलब एक ही उस विंडो में दोनों जो हैं लीग्स होंगी, तो इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो भी राइवलरी डेवलप होती है बिटवीन द टू लीग्स। अदरवाइज आई थिंक PSL तो हमें पता ही है कि हमेशा, मतलब जब भी PSL होता है पाकिस्तान में तो वो हर कोई उसी की बात कर रहा होता है और एक फेस्टिव सा एटमॉस्फेयर बना होता है। इस दफ़ा क्योंकि क्लैरिटी थी इसमें ये थी कि इस वक्त होगी PSL, और मतलब उस टाइम पे जो प्लेयर्स अवेलेबल थे उसमें फिर जो प्लेयर उस बड़ी लीग में नहीं सिलेक्ट हुए वो फिर आपके पास भी आए, तो वो पूल ऑफ प्लेयर्स मेरे ख्याल कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है ज़रूर इस दफ़ा। पिछले वाले अगर हम पिछले वाले सीजन को देखते हैं तो इस दफ़ा ऐसा लगता है। अब ये कितने नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगे, ये जो बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं ये अभी हमें नहीं पता है। और डेविड वार्नर अलबत्ता कप्तानी करेंगे अपनी टीम की। मैं सना की तरफ भी जाना चाहता हूँ। सना, योर ओपिनियन
on PSL 10, a decade of Pakistan Super League. बिल्कुल, आई थिंक हम अक्सर पाकिस्तान के लिए जो बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा दिल दुखा होता है, हम कहते हैं ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, वो चीज़ बेहतर होनी चाहिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सब ने मिल के ओन किया है। एवरी स्टेक होल्डर, अगर बात की जाए, प्लेयर्स का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा है, फॉरेन कोचेज़ इसमें आने को तैयार हो जाते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके स्पॉन्सर्स, आपकी जितने ओनर्स हैं और पीसीबी खुद मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से है जिसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और हर कोई चाहता है कि पिछले साल से अगला साल जो है वो और बेहतर नज़र आए। और आई थिंक ये एक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से, पीएसएल की वजह से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में भी बहुत आसानी हुई, क्योंकि आपको याद है पहला पीएसएल पूरा का पूरा यूएई के अंदर खेला गया और फिर स्लोली करते करते 4 मैच 5 मैच करते 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 अब पूरा पीएसएल हमारा पाकिस्तान में होता है। तो ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम जुड़े हैं और यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान का जितना नाम उसमें बेहतर बनाया जाए और उसकी वजह से हमें प्लेयर्स भी मिलते रहे, कुछ बहुत टाइमली मिले और कुछ वक्त से पहले भी मिले। तो वो चीज़ अब उसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो हम लोगों के अपने ऊपर है, पर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हर साल हम सब इंतज़ार में ही होते हैं कि कब पीएसएल शुरू होगा और कब वो फेस्टिविटी शुरू होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ रहे, जब वापस आएंगे तो हम जरा बात करना चाहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। कल फाइनल भी हुआ है, क्या हुआ है, कौन से खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। मैंने पहले भी तस्करा किया था आपसे कि बहुत सारी नई टीम, डेरा मुराद जमाली और आगे पीछे और रीजन्स की टीम बड़ी हो रही है, वो उसको हम जरा कल पे ले गए, इंशाल्लाह कल जब आएंगे उसके हवाले से बात करेंगे। अभी जो बात हम करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए नेशनल T20 कप के फाइनल के बारे में। उसकी मैच समरी पे भी जो है वो हम नजर डालना चाहते हैं, उनके परफॉर्मेंस पे भी, उनके जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस पे नजर डालना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पेशावर की बात करते हैं, उन्होंने 110 रन बनाए 20 ओवर्स में। इफ्तिखार अहमद ने 34 33 गेंदों पर, मोहम्मद जुल्फिकार ने 32 ऑन 29। दूसरी तरफ देखते हैं सलमान मिर्जा जो कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराते रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और 21 रन दिए। और मोहम्मद इरफान ने 2 विकेट्स ली, 20 रन दिए 2 ओवर्स में। अगर हम लाहौर ब्लूज की तरफ जाते हैं 111 रन इन्होंने 16 ओवर में बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे। उमर सिद्दीक नजर आते हैं 64 और 46 एंड जुनेद अली नजर आते हैं 30 और 30। उस्मान तारिक 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और लाहौर ब्लूज वन बाय 9 विकेट्स। अब सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं, जब हम ये रीजन्स के हवाले से बात करते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा जो रन्स बनाए हैं किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, क्योंकि यहीं से यही टेक होम है कि भाई किसने अच्छी परफॉर्मेंस की ताकि उसके बाद आगे उनकी जगह भी बन सके। अगर हम उसके हवाले से बात करते हैं तो एक ऐसा खिलाड़ी नज़र आता है जिसके बार बार बात भी की जाती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेज उनकी नज़र आई। 160 नॉट आउट नज़र आते हैं 72 गेंदों के ऊपर, फिर 148, फिर 114 नॉट आउट नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी लोग जो हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर साहिबजादा फरहान। पेशावर 7 इनिंग्स में 605 रन बनाए, 121 की एवरेज स्ट्राइक रेट, 179.65 हाई स्कोर रहा इनका 162। इसमें एक और भी बड़ी कमाल की बात बताता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो अगर अभी हम T20 की बात करें तो हमारी पूरी टीम ने भी मिलकर जो है वो 666 रन बनाए। तो साहिबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में 6 इनिंग्स में 7 इनिंग्स में 588 रन अकेले ने बनाए। नीचे आते हैं उमर सिद्दीक नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, इमरान भट्ट नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, अब्दुल्ला फजल नजर आते हैं, मोहम्मद फाइक, मिर्जा बेग, कामरान गुलाम। जी बाजिद भाई, अब बताइए जरा साहिबजादा फरहान के हवाले से जरा मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गुफ्तगू ऐसे शुरू करें कि डिस्कशन ये होती है कि एक प्लेयर को कब पाकिस्तान खिलाना चाहिए, जब वो 3 या 4 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे। और साहिबजादा फरहान T20 में 3-4 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। जब आप नए प्लेयर्स लेके गए, जब आपने ऐसे ओपनर लेके गए जो कि एक सीज़न आधा सीज़न परफॉर्म करके उनको आप पाकिस्तान खिला देते हैं, तो वो उनके साथ भी ज़्यादती है। और जो एक हवा था सारा कुछ, जब आपने नए प्लेयर लेके जाने थे तो ये नए प्लेयर्स में ही शामिल होता है। बट बिकॉज इसने पीछे बल्क मतलब रन्स बनाए हुए हैं तो इसका नंबर पहले आना चाहिए था पाकिस्तान टीम जब सेलेक्ट हुई। तो आप अपने आप से ज़्यादती ऐसे करते हो कि अब जो एक सिचुएशन आई थी कि चलो जी हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं या हम यंग प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, तो यंग प्लेयर्स में सबसे पहले नाम इसका आना चाहिए था। ये मैं अगेन लोग समझेंगे यार इस टूर्नामेंट में इसने टॉप स्कोर कर दिया है, 2 सेंचुरियाँ कर दी तो बात करूँ, नहीं 3 सेंचुरी कर दी। इस टूर्नामेंट की बात मैं नहीं कर रहा,
ये तो आपकी रेडार पे 3, 4, 5 साल हो गए कि अब साहिबजादा फरहान आपकी रेडार पे है, तो अगर वो कंसिस्टेंटली 3, 4, 5 साल से कर रहा है तो वो कुछ चीज़ सही कर रहा है जो कर रहा है, और वो डिज़र्व करता है पहले बनिस्बत के कोई प्लेयर जिसने 2 इनिंग्स खेली हो, 7 इनिंग्स खेली हो, उससे पहले इनका नंबर आना चाहिए। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि मौका भी बहुत अच्छा था कि अगर ये खिलाते इसको न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा बेहतर होता। मैं जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, हमें अगर हम अपनी जो नॉमलूद तो नहीं कहूँगा, बट जो हम अपनी यंग साइड को देखते हैं T20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब्दुल समद नजर आते हैं, उसमें हसन नवाज नजर आते हैं। आई थिंक जब हम डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं तो हमें कोई और नाम नजर आते हैं। सो व्हाट इज दैट वन वे प्रोसेस? क्या पैराशूट से आ रहे हैं खिलाड़ी, या वाकई ये जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, ये जो इतने सारे रीजन्स पे मुहित सिस्टम है, हम वाकई इसमें जाते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर लेकर आते हैं खिलाड़ियों को? देखिए, बात होती है आपके अपने ट्रस्ट की एक प्लेयर के ऊपर। अगर आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है और अपने प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट है, उसकी एबिलिटी पे ट्रस्ट है, तो आप उनको बैक करेंगे। आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे जब वो प्लेयर रेडी हो गया, उसने 3-4 साल रन्स कर दिए, तो आप उसको उसकी जगह एकदम से जिसने अभी एक सीजन में रन किए उसको लेके चले गए। तो ये जो अप्रोच है इसमें ये नज़र आता है कि या तो आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से नहीं मानते कि यार यहाँ पे तो कोई भी रन्स कर सकता है, या फिर आप उस प्लेयर को बैक नहीं करें। सबसे इम्पोर्टेंट एक नए प्लेयर के लिए जिस वक्त वो डेब्यू करता है या अपने करियर के पहले 10 से 15 मैच खेलता है, वो बड़े क्रूशल मैच होते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि आपको मजीद आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट उन मैचेस में आपको उसके नंबर पे खिलाना चाहिए। जैसे बाजिद भाई ने बात दी, न्यूजीलैंड की मेरे ख्याल से गालिबन सीरीज थी, 5वें नंबर पे आप इनको भेज रहे हैं, तो एक ओपनर की T20 में गेम जिसने अपने सारे रन एज एन ओपनर बनाए हैं, उसको ये एडजस्ट करना कि वो मिडिल ऑर्डर में आके खेले, ये कोई छोटी एडजस्टमेंट नहीं है। सिर्फ उसको बॉलिंग 6 मिले या 10 मिले या 15 मिले, तो ये उसी वजह से कि उसका बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है दोनों की। एक जब वो जाता है, बॉल नया होता है, हार्ड होता है, सिर्फ 2 फील्डर आउटसाइड सर्कल होते हैं। अब वो जा रहा है तो 5 फील्डर हैं बाहर और आपको बॉल भी पुराना है, सॉफ्ट हो चुका है, तो बहुत डिफरेंट होता है उस प्लेयर को अब उस रोल में आके खेलने के लिए। तो आई थिंक ये सब वो चीज़ें जो जिसकी हम बात प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से प्लेयर डेवलपमेंट होती है। आप पहले उसको हर तरह की सिचुएशन में रगड़ा दें, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर दें, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर दें, जो आपकी लीग क्रिकेट है उसके अंदर दें, डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं, हर तरह के। या तो आप अगर आपने एक ऐसा प्लेयर करना है जिसको हम मिडिल में भी यूज़ करें, टॉप में भी यूज़ करें, तो फिर उसको उन जगहों पर, सारी जगह पर इतना मौका दे दें कि उसके अंडर द बेल्ट तो 3-4 साल की क्रिकेट हो। उसके बाद आप थोड़ा नंबर ऊपर नीचे करेंगे तब भी इतना आसान नहीं होगा। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर है, जब आपने उनका नंबर बदला है तो वो भी स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन वनडे क्रिकेट के अंदर और ओपनर में बहुत फर्क इस वजह से आ जाता है, क्योंकि एज एन ओपनर आपने जाके टोन सेट करनी है। एज ए 1 डाउन आप अगर अर्ली विकेट गिरती है तो आपको कुशन वैसे ही मिल जाता है कि आप जाके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, और अगर ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया तब भी आपके पास कुशन होता है। पर एज एन ओपनर आपने जाना ही टोन सेट करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी सटल डिफरेंसेस ज़रूर है नंबर्स के, पर इनका जो वे ऑफ प्ले है वो बड़ा फ़र्क होता है। तो मिलना चाहिए था इनको मौका इस सीरीज़ में डेफिनेटली साहबजादा फरहान को, और आई होप कि आगे सेंस विल प्रिवेल और जब मौका मिले तो इनको उनके नंबर पे मिले। एग्जैक्टली और उनके नंबर पे खिलाना चाहिए। और 12 आपने चूंकि बाबर आजम के भी हवाले से बात की, तो वो नंबर 2 पे आ चुके हैं। वो अब मजीद जो है फिलहाल इस टाइम नंबर 1 ODI बैटर नहीं है। मैं अब जरा बाजिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, जब भी हम सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, हमने ये इस्टेब्लिश्ड है कि यार जो एक धूल जो हमारी आंखों में डाली जाती है, ये डाली जाती है भाई जी डोमेस्टिक में अच्छे रन करो तो वापस आ जाओ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक में अपने स्किल सेट की वजह से रन्स कर रहा है, अब जितने भी हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, क्या वो उसकी इननेट एबिलिटी को भी जज करते हैं कि एट एनी गिवन डे विद इन वट एवर सर्कमस्टांसेज आर के इसके अंदर कितनी एबिलिटी होगी कि ये खड़ा हो सकेगा, मैच जिता सकेगा इंटरनेशनली या नहीं? क्या, क्योंकि इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे पास एनालिस्ट भी मौजूद है, हमारे पास वीडियो वाले भी मौजूद है, स्ट्राइक रेट भी आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी, लेकिन एक इननेट एबिलिटी को कैसे जज किया जाता है कि यार ही इज दैट वन गाय हु कैन एक्चुअली गिव पाकिस्तान दैट एक्स फैक्टर? इननेट एबिलिटी का तो मुझे पता नहीं आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं इस बात को। मैं जो सना ने बात की वो बिल्कुल 100% है। 100% ऐसे है कि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट करते ही नहीं है। सो इसी वजह से आपको नजर आते हैं जब ICC का टूर्नामेंट आता है तो आप हमेशा बाहर से प्लेयर लेके आते हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते या वो प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते। तो फिर तो मतलब जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं, तो वो वैलिडेट होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि आप जो आपका सिस्टम में भी लगा हुआ है
उसको आप उसको कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं है। अब जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो आप नेशनल T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, वो आपका PSL के बाद सबसे ज़्यादा मतलब व्यूअरशिप वाला टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब कह लें कि फॉलो टूर्नामेंट है। उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं। फिर आप जब इधर कोई रन्स कर रहा होता है तो आप कहते हैं यार ये तो डोमेस्टिक है, तो और वो कहाँ चांद पे जाके स्कोर करे या कहाँ करे रन्स के पाकिस्तान टीम में आए। तो आपने अहमद शहजाद वाला सवाल किया वैसे। नहीं मतलब कुछ या तो आप सिस्टम बनाएं, या जो आपने जिस तरह भी आप सिस्टम कहते हैं कि ये बेस्ट सिस्टम है, तो फिर उसको ट्रस्ट करें, फिर उसमें से ही प्लेयर लेके आएँ, उसको ही ट्रस्ट करें। अगर जाहिर है हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है, बट इस वक्त PCB का तो यही व्यू है ना कि ये जो इन्होंने फर्स्ट क्लास सिस्टम बनाया है या जो बनाया है वो सबसे अच्छा है, तो उसको फिर आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आप फिर एक टूर्नामेंट की बिना पर, एक परफॉर्मेंस की बिना पर प्लेयर को क्यों लेके आते हैं जब आपने ये प्रोसेस बनाया हुआ है? तो इनेट एबिलिटी की जो आप बात करते हैं, वो प्लेयर दुनिया में ऐसे होता है कि बिकॉज ग्रेजुअली प्लेयर डेवलप होता है, तो शुरू में 2-4 प्लेयर्स को वो एयरमार्क ज़रूर करते हैं कि यार ये अच्छा खेल सकते हैं, मतलब ये ही कैन डेवलप फॉर द फ्यूचर, और फिर उस पर नज़र रखते हैं। बट उसमें मसला ये है कि बिकॉज हर साल वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो वो उसकी डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। वो हर साल प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा। वो एक साल में 27 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है, अगले साल 4 खेले, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो सारा प्रोसेस थ्रू द इयर्स जाता है। तो वो प्लेयर पे नज़र रखते हैं कि इवन मैं केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं, केन विलियमसन का पहले मैंने नाम सुना था जब ये अभी इसने डेब्यू भी नहीं किया था, अभी कहीं पे भी नहीं था। हॉलैंड में मैं खेल रहा था, हॉलैंड में एक ट्रेंट बोल्ट का भाई हमारे साथ खेलता था, तो उसने तब मुझे कहा कि एक लड़का आ रहा है केन विलियमसन और ये वर्ल्ड क्लास होगा। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कैसे वर्ल्ड क्लास होगा? और 3-4-5 साल बाद, बल्कि 3 साल बाद उसने डेब्यू किया और वो वाकई वर्ल्ड क्लास था। तो वो जो प्रोसेस है उन्होंने एयरमार्क किया हुआ है लड़का, और उनमें से जाहिर है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का होता है उसमें आपको नज़र ज़रूर आता है, बट वो ऐसे नहीं करते कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का है तो उसको 15 साल पे ही खिला दो। उसको प्रोसेस के थ्रू वो लेके आते हैं, वो खेलता है, फिर उसमें जो कोचेज है उनका फीडबैक है, जो डेवलपमेंट है वो उसके पे नज़र रखते हैं, उसको खोने नहीं देते। ठीक है, अगर 3 साल 4 साल वो रन्स नहीं भी करता, उसको खोने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इस लड़के में एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी को हम पूरी तरह से इन्हांस करेंगे। कोई ऐसा लड़का जो आपने अपनी जिंदगी में देखा हो, जिसको आपने एयर मार्क किया हो, फिर वो हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं, मैंने तो कह रही अच्छा लग रहा है, ये कर सकता है, नहीं, मुझे तो अभी तक मतलब अभी रिसेंट पास में जब मैं एंड खेल रहा था, तो मुझे एक लड़का था उमर अमीन, बहुत ही अच्छा खेलता, अभी तक खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेलता था। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये जो है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी लंबा खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, अभी तक नहीं खेल, लेकिन इस वक्त आई थिंक पिछले 2 साल में वो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसमें सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा है। खैर वो किक ऑन नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा मुझे हमेशा से वो एक मतलब एक फेवरेट सा मेरा प्लेयर था कि यार ये उमर अमीन को पाकिस्तान में होना चाहिए और लंबे अरसे के लिए खेला। जरा इंक्लूसिविटी भी चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं सना से ही पूछना चाहता हूँ, आपने कभी वुमेन्स क्रिकेट में देखा होगा यार ये खातून बड़ी प्रॉमिसिंग है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मुझे ऑनर था कि मैं कप्तानी करी थी, तो हमने हैंड पिक भी लोगों को किया था। जैसे एक अनम अमीन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, और 2016 का वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिसमें हमने इंडिया को मेरे ख्याल से 6 ओवर में 7 पे 2 आउट किए हुए थे पावर प्ले में इन इंडिया, तो उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो वो एक हैंड पिक प्लेयर था, क्योंकि वो लो ट्रेजेक्ट्री बॉलर विद इन द स्टंप्स, उन्होंने काफ़ी सर्व किया पाकिस्तान को। और उसके बाद इस वक्त की जो करंट कैप्टन है फातिमा सना, आई थिंक इसकी भी मुझे बड़ा खुशी होती है इसको देख के, क्योंकि इसको भी हमने सबसे पहले JTBL में पिक किया था, और वहाँ से इसने अपना नए बॉल का सफ़र शुरू किया था। तो वो एक माशाल्लाह जिस तरह की प्लेयर बन चुकी है। फिर डायना बेग भी हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स रहे हैं कि जिनको देख के आपको पता चलता है कि यार इनमें पोटेंशियल है, लेकिन गो द लॉन्ग वे। एग्जैक्टली, वेल दैट्स वंडरफुल एज वेल। लेकिन आपकी स्टोरी इनकी स्टोरी से बहुत अलग है। आपकी स्टोरी में जो है उनको मौका भी मिला, उन्होंने खेला भी। आपकी स्टोरी में मेरा ख्याल है थोड़ा सा चैलेंजिंग रही और ट्रैजिक रही थोड़ी सी सिचुएशन। वो खवातीन हम एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड का इन न्यूजीलैंड
3 वनडे इंटरनेशनल्स। कल जो है वो पहला वनडे इंटरनेशनल शुरू होगा, मेरे ख्याल गालबन सुबह के 3 बजे मेरे ख्याल है शायद मैच शुरू हो रहा है। और उसके बारे से बात करनी पड़ेगी। लगता जो कल हमने कॉन्वर्सेशन की थी उसमें कम से कम ये कन्फ्यूजन नहीं थी कि हमें अपना स्क्वाड अब वेल बैलेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम उसका न्यूजीलैंड के साथ अब मवाजना करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, विल डू दैट। गेम ऑन, आई डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। तो तीनों साहब वेलकम बैक। अनफॉर्चुनेटली एक हमें ऐसी नदामत और शिकस्त हुई अभी। एक तो सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, बल्कि आईसीसी के पिछले दोनों ही टूर्नामेंट्स की बात करें तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद अब हमारे पास वापस जब हम वनडेज खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं अपनी टीम से, मेरे ख्याल है यही मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ और ज़रा थोड़ा सा प्रिसाइज होकर पूछना चाहता हूँ। तो और पूछना मुझे ये है कि जब स्क्वाड का हम तस्करा करते हैं तो टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, स्पिन में और फिर उसके बाद हमारी पेस बैटरी में आपको प्लेइंग 11, क्या प्लेइंग 11 आपके ख्याल से होनी चाहिए जो न्यूजीलैंड के लिए बड़ी कंपेटिटिव होगी? तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बाजिद भाई आपसे शुरू करते हैं। और स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिब जावेद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, इमाम उल हक, हारिस रऊफ। जी बाजिद भाई, देखिए आपको ऑलमोस्ट पता ही चल गई है क्या होगी। यार आप बताएं ना, हमें अपना अंदाजा नहीं लगाना। दो ओपनर खेलेंगे, बाबर नंबर 3 पे खेलेगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नंबर 4 पे कौन है? रिजवान है, फिर सलमान अली आगा है। 6 पे फिर आप इरफान खान नियाजी को खिलाएंगे। खुशदिल में भी, खुशदिल का पता नहीं, अब आप इरफान खान नियाजी को अगर आप खिलाएंगे तो फिर आप खुशदिल को शायद ना खिलाएं। ठीक है। वसीम जूनियर हो गए, राना को नहीं खिलाएंगे। वसीम जूनियर हो गए, हारिस रऊफ हो गए, सुफियान मुकीम हो गए और एक इब्रार कितने हो गए? ये हो गए 2 10। स्पिनर। आप सुफियान भी और इब्रार भी दोनों खिलाएंगे? अच्छा, 10 हो गए। एक मोहम्मद वसीम कौन देख ले अब एक आप नसीम क्या शाह। नसीम शाह को नहीं खिला रहे? तैयब ताहिर को भी नहीं खिलाया आपने? नसीम शाह, मोहम्मद अली को नहीं खिलाया आपने, खुशदिल को नहीं आप खिला रहे, आकिफ को नहीं आप खिला रहे। तो 17 खिला वैसे आप नए नए खिलाड़ियों की बात करते हैं। मैंने आज तक कब नए प्लेयर्स की बात की नहीं, जो आपने नहीं 11 से ज्यादा खिला लें। नहीं 11 में अब नए लड़के को आप मौका नहीं दे रहे, अब जब लेके गए 12 साइड कर लेते हैं। चले जी, मेरे ख्याल बाजी भाई की टीम जो है हमारे तक पहुंच गई है। अब इंशाल्लाह कल हमें पता चल जाएगा कि क्या है प्लेइंग 11। जरा सना की तरफ जाते हैं, देखते हैं सना को बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली प्लेइंग 11 क्या लगती है। जी सना प्लीज आप बताइए। आई थिंक यही होगा, आपके 2 ओपनर्स तो आपको खिलाने पड़ेंगे। बाबर को आपको वापस नंबर 3 पे लाना पड़ेगा। उसके बाद रिजवान आते हैं, सलमान अली आगा आते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्वियसली इरफान खान नियाजी हैं, फ़हीम अशरफ हैं, तैयब ताहिर हैं। इन 3 में से आप 2 को सिलेक्ट करेंगे। और फिर मेरे ख्याल से स्पिनर आप 1 से भी जा सकते हो और 3 फास्ट बॉलर, डिपेंडिंग अब पिच क्या करती है। सुफियान मुकीम मैं प्रेफर करूँगी। आई थिंक जितना अर्ली उनको स्टार्ट दिया जाए सीरीज़ में वो बेहतर है। पहले हमने काफ़ी लेट कर दिया उनको, तो आई थिंक बेहतर है कि उनको भी सीरीज़ के शुरू से देखेंगे उनका इम्पैक्ट कैसा नज़र आता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, नसीम, हारिस एंड वसीम। नसीम, आकिफ जावेद को मैं देखना चाहूंगी। आकिफ जावेद को मैं मुझे भी इसके चांसेस लगता है। मैं बोला नहीं कि बड़े भाई बात कर रहे थे, मैंने कहा बड़े भाई की इसी पे तो दुकान चलती है, मैं नाना बंद करा दूं। अच्छा जी, अब इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड की जाने भी बढ़ते थे। न्यूजीलैंड की अब इसका भी पूछ ले। नहीं वो तो सेट ही है, कोई मसला नहीं, पूछेंगे तो आपसे क्यों आपसे ही पूछनी है ना, इसलिए अगर देखिए अब आपने बोल दिया ना सेट नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि न्यूजीलैंड में आप बताएं ना चैंपियंस ट्रॉफी कौन से प्लेयर है इसमें जो आप बताएंगे? चले बताए ना, आज शुरू करें। इसमें 2-3 खिलाड़ी है, रचिन रविंद्रा है, रचिन रविंद्रा नहीं है, केन विलियमसन है, केन विलियमसन नहीं है, वो कमेंट्री करने गए नहीं वो उधर गए हुए। डेवन कॉनवॉय है, लेथम है, लेथम का नाम नहीं है वो। लेथम बेसिकली फ्रैक्चर हो गया, इनकी जगह वो निकल्स को भाई मोहम्मद अब्बास है। छोड़ें सारी बात। हाँ अब वो आपने कल जिक्र भी किया था, उनको देखना, उनका ज़ाहिर एक्साइटमेंट। अच्छा कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है बता दें? नहीं बैलेंस्ड की बात नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम और ज़्यादा तकड़ी टीम तो इस वक्त ऑन पेपर तो पाकिस्तान ही लग रही है। लेकिन आपको पता है कि अगर वो नए बॉल से शुरू में 3-4 आपके आउट कर जाएं तो मैच वहीं का वहीं हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप टीम्स देखें इस वक्त किसी को भी दिखाएं तो आप कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान की टीम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बॉलिंग यूनिट ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इवन बैटिंग में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर पाकिस्तान अपनी 80% पे भी खेले तो इनको न्यूजीलैंड को हराना चाहिए। इनको अच्छा अल्फाजों को चुनाव मुझे आपका बहुत पसंद लगता है। जी सना
देखिए मैं इस बात से तो अग्री करती हूँ जो बाजिद भाई ने कहा कि ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, पर क्यों तगड़ी है हमारी टीम और क्यों उनका इस तरह का अप्रोच है। एक तो वैसे भी उनकी अप्रोच बायलैटरल सीरीज़ की हमने देखी है, इसी तरह की रहती है जब वो पाकिस्तान खेलने भी आते हैं या जाते भी हैं। अब अगले वर्ल्ड कप में अभी भी टाइम है, अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी रोटेशन पॉलिसी अभी शुरू होती है और बाय द बिफोर 6 months 7 months इनटू द वर्ल्ड कप उस वक्त उनको अपनी शेप देना शुरू कर देते हैं टीम को। हम अपनी सारी स्ट्रेंथ अभी खिला देंगे और उसके बाद जब वर्ल्ड कप करीब आएगा फिर हम चेंजेस करने में आ फिर हमारी रोटेशनल पॉलिसी इन प्ले आ जाएगी। सो ये चीज़ें हमें देखनी है कि हम लोग अभी से तैयारी शुरू करें अगले वर्ल्ड कप्स की, जो बड़े आईसीसी इवेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए हम उन प्लेयर्स को साथ लेके चलें ताकि आपका ग्रुप जो प्लेयर पूल है वो कम से कम 25-26 लोगों का हो टिल द वर्ल्ड कप, जिन सारों ने उन जगहों पर खेला हो जिन जगहों पे आपकी रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले कुछ वर्ल्ड कप में किया कि 4 या 5 ओपनर इकट्ठे ले गए और मिडिल ऑर्डर आपके पास था नहीं। आप हर पोजीशन के लिए एक रिप्लेसमेंट रखें ताकि आप वर्ल्ड कप में एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ जा सकें। विन परसेंटेज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पाकिस्तान ज्यादा 80%, 60-40 60-40, 80-20 ऐसे ही है। नहीं, फिर कैसा है? 75-25 75 और 25। थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू। ये मैंने नोट डाउन कर लिया 75-25 और 60-40। ये कल जब हम आएंगे मेरे ख्याल है फिर बात होगी इस हवाले से। But ladies and gentlemen, thank you so much for tuning into PTV Sports as well and showering a lot of love for Game On and for our entire team. Thank you so much Bazu bhai, thank you so much Miss Sana for being with us. Lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there, ख़वातीन ज़ात हमें दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपकी जो शख्सियत है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खैर की खबर हो सबके लिए। इंशाल्लाह कल 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। Until then, Game On है।